हाय गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंट्स के बेसिक्स को। ये अकाउंट्स के बेसिक्स की सेकेंड वीडियो है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं। अकाउंट्स की 3 ब्रांचेस होती हैं। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपकी जो बुक है उसका नाम ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इट मीन्स आप 11th और 12th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये आप लोगों को सिर्फ अभी इनका मीनिंग ही समझना है कि ये क्या होती हैं। इनके ऊपर पूरी जो बुक्स हैं वो आप जब कॉलेज में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होती हैं, तो आपको इनको डिटेल में नहीं समझना है, आपको इनको बस मीनिंग तक याद रखना है इस क्लास में फिलहाल के लिए। अब हम लोग इसे एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग होगी ये। अब इसमें क्या लिखा है, इन दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड। मतलब इस ब्रांच में ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही देखा था। तो वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। अब ये डिटरमाइन क्या करती है, ये जो 2 चीजें डिटरमाइन करती है, 2 चीजें बताती है। क्या क्या बताती है, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। या तो आपने प्रॉफिट कमाया होगा या आपको लॉस हो गया होगा, तो ये वो बताती है कि आपको फायदा हो गया या नुकसान हो गया। उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट की आपकी बैलेंस, आपके पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, मतलब आपके पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आपने किसी से उधार ले रखा है, इससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो ये चीज बताती है। और उसमें आपका खुद का पैसा कितना है बिजनेस में, ये सारी चीजें जो होती है ये फाइनेंशियल पोजीशन होती है। बैलेंस शीट उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में बताती है। इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या कि किसी चीज के कॉस्ट के बारे में ही बात कर रहे होंगे, और बिजनेस कर रहे हैं तो हम हमारे प्रोडक्ट के या सर्विसेज की कॉस्ट के बारे में ही बात कर रहे होंगे, ये उसी से रिलेटेड होता है। अब इस ब्रांच में क्या लिखा है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असर्टेनिंग कॉस्ट। असर्टेनिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट को निकालना। ये जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है इसका मेन पर्पस होता है कि ये हमें बताती है कि हमारे जो चीजें हैं उनकी कॉस्ट क्या है, कैसे निकलेगी, क्या है चीजें, किस किस की कॉस्ट निकालेगी। एक तो प्रोडक्ट की, अगर हमारी कोई प्रोडक्ट्स है, ऑपरेशंस जो हम ऑपरेशंस वगैरह करते हैं उसकी, ये डॉक्टर वाले ऑपरेशंस नहीं है, ये बिजनेस वाले ऑपरेशंस है। इसके बाद प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस करने पे जो कॉस्ट आती है उसके बारे में, और जो बिजनेस की अलग एक्टिविटीज होती है उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसके बारे में। तो उसके बारे में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो होता है असर्टेनिंग कॉस्ट, कि हमको जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है कितनी, उसके बारे में बताएगा। दूसरा, रिड्यूसिंग कॉस्ट। आपको पता चल गया कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो आप तरीके ढूंढोगे कि हमारी कम से कम कॉस्ट हो जाए और हमारा काम बढ़िया से बढ़िया हो जाए। इसके बाद कंट्रोलिंग कॉस्ट। ये रिड्यूसिंग कॉस्ट से जैसा है कि कॉस्ट को हम ऐसे कंट्रोल कर सके, और कंट्रोल करने पे ही हमारी कॉस्ट रिड्यूस भी होती है, कि हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम चीजों को कट आउट कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके हम उतना ज्यादा चीजों को कट आउट करेंगे ताकि वेस्टेज भी ना हो और हमारा कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी चीजें निकल कर आ जाए। तो वो बेसिकली हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। इसके बाद जो लास्ट ब्रांच होती है हमारी अकाउंटिंग की, वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट क्या काम करती है, मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं, तो उसके बारे में ही है ये अकाउंटिंग। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब ये जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है इसमें हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को देखते हैं। और किससे रिलेटेड होनी चाहिए वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, फंड्स, कितना फंड पड़ा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, और उससे रिलेटेड प्रॉफिट, हमने कितना फंड लगाया हुआ है, उस फंड को लगाने पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, और सारी ट्रांजेक्शन को होने के बाद में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी चीजें देखती है मैनेजमेंट की अकाउंटिंग। क्यों देखती है ये सारी चीजें, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अगर हमारा मान लीजिए कि प्रॉफिट आ रहा है, अच्छी बात है, कितना परसेंटेज आ रहा है, जितना भी आ रहा है, तो अगर हम कुछ ऐसे मेजर्स लें जिससे कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो जाए, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाए, तो इसी टाइप के जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेगा, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही तो लेगी, मैनेजर्स लेंगे, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट हो गया। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हमारा क्या पर्पस होता है अकाउंटिंग को करने का। सबसे पहला रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट, मतलब जितने भी फाइनेंस के ट्रांजेक्शंस होती हैं और इवेंट्स होते हैं उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है। और हम रिकॉर्ड किस में करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले हमारा जर्नल ही आता है उसके अंदर। इसके बाद किस मैनर में करते हैं? आप कोई भी चीज अगर इधर उधर कर दोगे तो आपको कोई भी चीज टाइम पे मिलेगी नहीं और फिर रिजल्ट भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप कुछ भी देख ही नहीं पाओगे, चेक ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। और हम किस हिसाब से करते हैं? हम अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करके ही करते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लग जाते हैं, आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी ले जा सकते हैं, तो वो चीज बहुत ही गलत हो जाती है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान में रखना होता है और आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके ही अपनी अकाउंटिंग को करना होता है। आप बिना इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। आप भाई अकाउंटिंग कर रहे हो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उसकी अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी। आपने क्यों की? ताकि आपको पता चल पाए कि इस बिजनेस को करने पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा और आप बिजनेस कॉन्टिन्यूसली करते चले जाओगे तो क्या फायदा? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, या लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, एक बार को चलता भी है, लेकिन मान लो आपको उस बिजनेस में लॉस हो रहा है और आपने देखा भी नहीं और सालों साल आप लॉस में जाते जा रहे हो तो आप लॉस में डूब जाओगे, तो ये तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। इसीलिए अकाउंटिंग हमको हेल्प करती है बताने में कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, हमको उस बिजनेस से या उस एक्टिविटी से जो भी है देखते हैं। और हम जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड का निकालते हैं। भाई आप जो अकाउंट्स बनाते हो वो एक साल का, बेसिकली ये ट्रेंड चलता है कि हम लोग अप्रैल टू मार्च तक का बनाते हैं, तो हम उस पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए उन सारे ट्रांजेक्शन को करने के बाद में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वही तो देखते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है। और हम यहाँ इसमें एक इनकम स्टेटमेंट के थ्रू पता करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें आ जाती हैं। अगर आप फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी जो भी है उनके लिए कर रहे हो, तो हम उसमें एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसमें हम सारी चीजें डाल देते हैं, अपनी सारी ट्रांजेक्शन को डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन अगर आप कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, उसमें एक स्टेटमेंट बनती है। उस स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो स्टेटमेंट में भी सारी चीजें लगभग सेम ही होती हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो अकाउंट की फॉर्म में बन गया और ये स्टेटमेंट की फॉर्म में बन गई, और फिर जितने भी हमारे इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनका नेट रिजल्ट देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये उसी की बात कर रहा है। और हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही बनाते हैं क्योंकि हमें सारी की सारी उस पूरे साल की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। इसीलिए हम जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद अकाउंटिंग को चेक करते हैं और देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके बाद आ जाता है हमारा डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या कि अभी हमारा फाइनेंस का क्या स्टेटस चल रहा है। लाइक मान लीजिए कि आपकी कितनी एसेट्स हैं, उसमें कितनी लायबिलिटीज हैं, आपका कितना कैपिटल है आपके बिजनेस में, ये सारी चीजें अकाउंटिंग ही बताती है। सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर ही होती है। हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या एसेट्स है, जैसे हमारे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारी चीजें, कैश हमारा कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें देखते हैं हम उसमें। उसके अलावा हमने किसी से लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, लिया भी हुआ है तो कितना लिया हुआ है, प्लस हमारा खुद का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है हमारे बिजनेस के अंदर, उसका एग्जैक्टली एक्यूरेट अमाउंट जो होता है वो हमें बैलेंस शीट से ही पता चलता है, जो कि पूरे साल की सारी ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद में लास्ट में बनाई जाती है सारी एडजस्टमेंट्स को देखते हुए। तो वो हमें इससे पता चलता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताने में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। इसके बाद आया हमारा असिस्टिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है? भाई बहुत हेल्प करती है। कैसे करते देखते हैं। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। उससे क्या होता है भाई,
मैनेजमेंट ने देखा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या हमारी क्या पोजीशन चल रही है बिजनेस की, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसी के बेस पे तो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर पाएगी, आगे एक्शंस ले पाएगी और देख पाएगी एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। अगर कोई चीज कंट्रोल करने लायक है जिसकी वजह से जैसे मान लो हमें लॉस ज्यादा हो रहा है, तो उस लॉस को कैसे ओवरकम किया जाए, कम से कम किया जाए, उसका काम किसका है? मैनेजमेंट का ही तो है। तो वो जब तक उसके पास मैनेजमेंट के पास पूरा डाटा ही नहीं होगा तो वो चेक कैसे करेगी? इसीलिए ये चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बजटिंग। बजटिंग मतलब बजट बना के चलना कि हम इस एक्टिविटी में इतना अमाउंट डालेंगे, इस एक्टिविटी में इतना ही अमाउंट करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग खर्च नहीं करने वाले, ये हमारी लिमिट है, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। तो वो बजटिंग वाला हिसाब भी मैनेजमेंट की ही करती है। प्लस फोरकास्टिंग की आने वाले सालों में हमारा प्रॉफिट या लॉस इतना होना चाहिए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी होनी चाहिए, एक गोल सेट करके रखती है, वो भी काम हमारी मैनेजमेंट का ही होता है। तो इन सबको अचीव करने में मैनेजमेंट की हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग। इसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। भाई अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन जो भी आई वो जब अकाउंट्स बना लेते हो तो हमको उसके यूजर्स तक पहुंचानी होती है। फिर यूजर्स उस इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? भाई हर एक अलग यूजर का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, वो उसी हिसाब से देखता है अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को। तो जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं वो कौन होते हैं? हु एनालाइज देम मींस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, अपनी खुद की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है, तो उसका जो यूजर हो गया वो इंसान भी होगा जो उसका सामान खरीदता है, और जो सामान उसको बेचता है वो भी होगा, जैसे सप्लायर हो गया, कस्टमर भी हो गया, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज भी होती हैं। तो मान लीजिए अगर बिजनेस की पोजीशन अच्छी चल रही है तो अगर कोई भी सप्लायर होगा तो वो उस बिजनेस के साथ काम करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि बिजनेस अच्छा काम कर रहा है तो उसका भी काम अच्छा चलता रहेगा। अगर वो उस कंपनी के साथ टाई अप कर लेगा तो वो उसका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया, अलग रिक्वायरमेंट उसकी हो गई। या फिर इन्वेस्टर है जो बिजनेस के शेयर्स में पैसा लगाता है, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। जब तक फाइनेंस की पोजीशन अच्छी नहीं होगी कंपनी की या बिजनेस की, तो वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? वो एक अलग अलग इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो ये काम भी जब तक अकाउंटिंग नहीं होगी पर्पस ये वाला सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट मतलब हमारे बिजनेस की जो एसेट्स होती है उनको सेफगार्ड करने का काम भी अकाउंटिंग करती है। मान लीजिए बिजनेस तो बहुत सालों से चले आ रहे होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन भी चले आ रहे होते हैं। अब बिजनेस में कुछ एसेट्स भी होती है लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश बैंक, जो भी है, ये सारी चीजें तो यूज होती है हमारे बिजनेस में। तो अकाउंटिंग क्या करती है? सबका रिकॉर्ड रखती है कि हमारे पास ये वाली चीज भी है, ये अमाउंट इसका इतना है, ये वाली चीज इतनी है, इसका अमाउंट इतना है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके कौन रखती है? अकाउंटिंग। तो जब हमने रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स कर लिया तो हमारे पास पूरा रहेगा, कोई भी चीज स्किप नहीं होगी। और मान लीजिए कोई उस पर फॉल्स क्लेम करता है तो हम अपने पेपर्स को दिखाकर कि हाँ भाई ये हमारी चीज है, तो हम उस सूट को फाइल भी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट केस भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो ये इसमें भी हमारी अकाउंटिंग ने ही हेल्प की, क्योंकि हमने उसका रिकॉर्ड बना के रखा हुआ था, हमारे पास पूरी लिस्ट थी, हमारे पास क्या एसेट्स है, तो मैनेजमेंट आराम से उसको सेफगार्ड भी कर पाएगी, प्रोटेक्ट भी कर पाएगी। तो वो हमें करना होता है। और जो भी उससे रिलेटेड कंट्रोल करने होते हैं वो भी मैनेजमेंट करती है। अब हम लोग करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली 5 तरीके के फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग के। 5 तरह की चीजें करती है अकाउंटिंग। पहले क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब कि अकाउंटिंग क्या करती है? हेल्प करती है हमको ताकि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को बना सके। कैसे? बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल्स। आप अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करोगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप एक बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में भी। आप आने वाले चैप्टर्स में देखोगे भी कि हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब जैसे आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें कुछ होती हैं, वो हम आगे जब बनाएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? एक होती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हमको पता चलता है, और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट जिसे हम बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं, वो हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही कर पाते हैं। इसके बाद है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब कि मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, अगर आपने फिर उस केस में बहुत अच्छे से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो अगर आप
कोर्ट में अपने सारे रिकॉर्ड्स को शो करोगे तो आपके लिए एक वैलिड पॉइंट हो जाता है, आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है और अपना पार्ट आप प्रूफ कर सकते हो इजीली। प्लस अगर आपके वो जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड होते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफाइड करके देता है, तो और भी ज्यादा उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए इसमें अकाउंटिंग ही बहुत हेल्प करती है। ये एक एविडेंस की तरह माना जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट को पूरी करती है अकाउंटिंग हमारी। इसके बाद है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जब आप अकाउंटिंग को कर लेते हो तो आपको जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी रिजल्ट्स होते हैं, आप कम्युनिकेट करते हो अकाउंटिंग के यूजर्स को। तो ये उसी की बात कर रहा है। और इसके यूजर्स कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट होती है, बैंक्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर बहुत सारे होते हैं और उनके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। ये हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं कि अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजर्स को। किसमें हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग में। जब आपने सारी चीजें रिकॉर्ड बना के रख लिया, सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करके रख ली, फिर मैनेजमेंट क्या करेगी? चेक करेगी इसमें क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, क्या नेगेटिव ट्रेड्स हैं, सब कुछ अच्छे से देखती है। उसी के हिसाब से मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कंपनी के आगे के वेलफेयर के बारे में। सब लोग अकाउंटिंग करते हैं, क्यों करते हैं? कोई ना कोई फायदा तो होता ही होगा, नहीं तो किसको पड़े कि सारी चीजों को रिकॉर्ड करे, सारे प्रोसेसेस को फॉलो करे या फिर अकाउंटिंग को मेंटेन करे, वो भी हर साल करे, हर रोज करे। कुछ ना कुछ तो होता होगा जो अकाउंटिंग लोग सब करते हैं। तो वो क्या रीजन है, क्या एडवांटेज है या क्या बेनिफिट्स है अकाउंटिंग के, हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, मतलब कि हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पैसों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है बिजनेस की। इसमें क्या होता है? दो चीजें होती हैं। एक तो आपको पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, लाइक आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपको बताता है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि आपकी बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है, लाइक आपको कितनी एसेट्स हैं आपके पास में, कितनी लायबिलिटी है आपके पास, कितना आपका खुद का कैपिटल है, ये सारी चीजों के बारे में अकाउंटिंग बताती है। इसके बाद आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को हेल्प करती है। हम लोग तो जब से यही पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग। एक तो बिजनेस प्लान्स को बनाने में, क्योंकि जब आपने अकाउंटिंग कर ली उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस के प्लान्स बनेंगे आने वाले सालों के लिए। फिर डिसीजन मेकिंग, ये तो हम बहुत देर से पढ़ ही रहे हैं। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, यानी कि अगर जहाँ पे कंट्रोल की जरूरत है बिजनेस के अफेयर्स में, लाइक बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में, बिजनेस के मैटर्स में, तो वहां पे भी अकाउंटिंग हमको बहुत हेल्प करती है। तो ये इसका सेकेंड एडवांटेज हो गया। थर्ड है हमारा रिप्लेस मेमोरी, मतलब भाई अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करोगे तो अगर आप पूछे कि 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या महीना भर पहले, साल भर पहले आपने क्या किया था, आपने कहाँ पैसे खर्च किए, तो मुश्किल ही किसी को याद होगा। लेकिन अगर आपने सभी चीजें डेट वाइज लिखी हुई है कि हाँ हमने इतने पैसे इसको दिए थे, इतने पैसे इसको दिए थे, सारी चीजें आपके पास प्रॉपरली मेंटेन्ड है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये रिप्लेस कर देती है मेमोरी, क्योंकि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ जानना है कितने दिन पहले मैंने किसको पैसे दिए थे, आप उस डेट का अकाउंट्स देखिए और वहां पे आपको पता चल जाएगा, तो आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप तो सालों साल का चेक कर सकते हैं, इसमें पर्टिकुलर डेट का भी चेक कर सकते हो और कितने साल पुराना भी चेक कर सकते हो। तो ये आपको एक बेनिफिट हो जाता है। इसके बाद है हमारा फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन, मतलब खुद से ही अपने बिजनेस से ही ट्रांजेक्शन चेक करना, यानी कि मेरा इस साल का बिजनेस में पिछले सालों के मुकाबले किस हिसाब से प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है मेरा, वो चेक कर रहा हूँ। और इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब कि अपनी कंपनी को अपने साथ वाली इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी से कंपेयर करके देखना कि उनका कितना मार्जिन चल रहा है और हमारा कितना मार्जिन चल रहा है, उस सबको कंपेयर करने में भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। इसके बाद आता है हमारा फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। भाई जब आपने सारी चीजें अकाउंटिंग अच्छे से मेंटेन की हुई है तो आपको पता चल गया आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो उस हिसाब से आप आराम से टैक्स भी दे सकते हो। और जो भी गवर्नमेंट की टैक्स लायबिलिटीज है, जीएसटी वगैरह भरना है, तो आप उन्हीं के बेसिस पे आराम से कर सकते हो। तो उसमें भी हमको अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है। इसके बाद आता है फैसिलिटेट्स लोन। लोन मिलते हैं हमेशा परफॉर्मेंस बेसिस पे। अगर अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल होगी कंपनी की तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमको लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं बिजनेस के कि कैसे अकाउंट्स चल रहे हैं, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो लोन इजीली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पे कवर होता है। अब है हमारा एविडेंस इन कोर्ट।
मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो एक गुड एविडेंस मानी जाती है गवर्नमेंट की नजर में और कोर्ट की नजर में, मतलब लीगली एप्लीकेबल होती है। अगर आपने सारी चीजें अच्छे से मेंटेन की हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा और आप अपने एविडेंस, अपना पार्ट प्रूव कर सकते हो कोर्ट में। इसके बाद है हमारा फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, मतलब कि अगर आपको अपना बिजनेस सेल करना होता है तो आपको अगर कोई चीज सेल करनी है तो कोई प्रॉपर अमाउंट भी तो होना जरूरी है। आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको कोई चीज बेचनी है तो कितने की बेचनी है वो अमाउंट पता होना भी तो बहुत जरूरी है। तो जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है और उसी के बेसिस पे आप एक जेन्युइन और प्रॉपर प्राइस निकाल पाते हो कि जितने में आप खरीदना चाहते हो या अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हो। इसमें भी हमारी अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है। तो ये सारे एडवांटेजेस थे अकाउंटिंग के। अब हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस है, अकाउंटिंग की क्या कमियां हैं। बेसिकली अकाउंटिंग की 5 कमियां हैं जो हमें इस वीडियो में देखनी है। पहले है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग में सारी चीजें एग्जैक्टली नहीं होती हैं। कैसे नहीं होती हैं? क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ एस्टिमेट्स लिए जाते हैं, कुछ हम एस्टिमेशन लेके चलते हैं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। लाइक हम यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट देखते हैं कि मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदी, कोई आपने फर्नीचर खरीदा या कोई बिल्डिंग खरीदी, आप सोचोगे कि ये इतने सालों तक चल जाएगी, पर कोई गारंटी तो नहीं है ना कि वो इतने साल तक ही चल जाएगी। हो सकता है वो ज्यादा टाइम के लिए चल जाए, हो सकता है वो कम टाइम के लिए चले। तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते वो एक्चुअली में कितने टाइम तक चलने वाली है और उसी के बेस पे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, मतलब उस चीज में कितनी कमी आ रही है उसको इस्तेमाल करने की वजह से, वो भी हम उसी बेसिस पे निकालते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है पॉसिबल बेड डेब्ट्स। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों को सामान कैश पे भी देते हो और उधार पे भी देते हो, कैश क्रेडिट दोनों का काम चलता है। तो जरूरी नहीं है कि आपने जिन लोगों को उधार पे सामान दिया वो सारे के सारे लोग पैसे दे दें। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कुछ परसेंटेज निकालते हैं कि लगभग हमें इतना पैसा नहीं मिलेगा और वो उसको दिखा देती है अपनी बुक्स में कि हमें लगभग इतना अंदाजा है कि इतने लोगों से हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो वो एक प्रोविजन बना देती है, पर वो प्रोविजन की भी कोई गारंटी नहीं होती है कि हाँ एग्जैक्टली उतने ही लोग पैसे नहीं देंगे। हो सकता है कि ज्यादा लोग पैसे ना दें, हो सकता है कि कम लोग पैसे ना दें, सभी लोग पैसे दे दें। तो ये कुछ एस्टिमेट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग क्या करती है कि सबकी क्वालिटी को इग्नोर कर देती है, वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को ही ध्यान में रखती है और जिसकी भी क्वालिटी जो भी होती है वो सारी चीजें अकाउंटिंग में इग्नोर कर दी जाती है। ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, ये सारी चीजें अकाउंटिंग में कोई मायने नहीं रखती है। जैसे इग्नोर कर देती है क्वालिटी ऑफ स्टाफ, आपके स्टाफ कितना अच्छे से काम करता है, ये चीज अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। आपके कितने अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो अकाउंटिंग में शो नहीं होता। आपके पब्लिक रिलेशंस कितने अच्छे हैं, आप सोसाइटी से कितना अच्छे रिलेशन रखते हैं, ये सारी चीजें अकाउंट्स में इग्नोर की जाती हैं क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को ही देखा जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटिंग रियलाइजेबल वैल्यू एग्जैक्टली हमें नहीं बताती है। देखिए कैसे होता है, एसेट्स आर मेंट फॉर यूज एंड नॉट फॉर सेल। मतलब आप जो एसेट्स बिजनेस के लिए खरीदते हो वो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हो, ना कि उन्हें बेचने के लिए खरीदते हो। लाइक आपने कोई बिजनेस खोला, आपने उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारी चीजें आपने खरीदी है, मशीनरी वगैरह खरीदी है, तो आपने बेचने के लिए तो नहीं खरीदी, आपको उन सारी चीजों पे काम करना है, आपको उन सब चीजों को यूज करना है, इसीलिए तो खरीदी है। तो क्या होता है, हम ना उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लिखते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं कि हमने इस साल इस चीज को यूज किया है तो इतनी अमाउंट इसकी कम हो गई होगी, इतनी वैल्यू इसकी कम हो गई होगी। तो हम उस एस्टिमेशन के बेस पे चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एग्जैक्टली रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। मान लीजिए हमने उसको बुक्स में कम दिखा रखा है, क्या पता वो ज्यादा भी बिक जाए, क्या पता वो कम में बिके, ये भी नहीं पता है। तो ये हमारी रियलाइजेबल वैल्यू एग्जैक्टली अकाउंटिंग हमें नहीं बता पाती है। इसके बाद है हमारा इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग में क्या होता है, जितने भी हमारे प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह होता है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती ही नहीं है। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने इस साल सेल की 1000 करोड़ रुपीज की और नेक्स्ट ईयर आपकी 11,000 करोड़ हो गई, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने की वजह से वो सेल हुई थी, लेकिन वो चीज तो अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग ने प्राइस लेवल चेंजेस जो भी थे, इन्फ्लेशन जो भी था, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, इस वजह से हो गया। और एक्चुअली में आपको प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है, पर इन रियलिटी इतना ज्यादा प्रॉफिट तो होगा नहीं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें इन्फ्लेशन की वजह से हुई है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है अकाउंटिंग का। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग में जो भी चीजें हम करते हैं, वैसे तो आपके पास सारे बिल्स होते हैं, वो सारे हिसाब से ही आप अपनी अकाउंटिंग को करते हो, लेकिन यहाँ पर हम जो भी चीजें रखते हैं जो आपने पहले खरीदी थी उस अमाउंट पे लिखी जाती हैं
करंट वैल्यू पे नहीं लिखी जाती हैं। और जो मनी की वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस हुए वो हमारे अकाउंटिंग में शो ही नहीं होते हैं। जो इन्फ्लेशन मैंने वाली बात कही है वही है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। मतलब क्या होता है विंडो ड्रेसिंग का? मतलब आप अकाउंट में छेड़छाड़ कर सकते हो। अगर आपने छेड़छाड़ कर दी तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जो स्कैम्स वगैरह होते हैं वो इसी का रिजल्ट होता है, क्योंकि लोगों ने अपनी विंडो ड्रेसिंग की होती है अकाउंट्स के अंदर। इसके चक्कर में लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और इकोनॉमी में स्कैम हो जाता है। जैसे पहले विंडो ड्रेसिंग होती क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स में आपने मैनिपुलेशन कर दी, कुछ छेड़खानी कर दी। और टू कंसील द फैक्ट, क्यों कर रहे हो आप ये? ताकि आप कोई ना कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसको छुपा रहे हो, कुछ बातों को छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो उन चीजों को। एंड शो बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल। अगर आप विंडो ड्रेसिंग करोगे तो क्या होगा? आपकी जो बिजनेस की एक्चुअली में पोजीशन है उससे ज्यादा अच्छी लोगों को दिखाई देगी। अगर आपको कोई सी बिजनेस की पोजीशन ज्यादा अच्छी दिखाई देगी तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उसमें अपना पैसा लगाना भी चाहते हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले। और इसके चक्कर में क्या हो जाता है? स्कैम्स हो जाते हैं बड़े बड़े। आई होप मैं आपको ये लिमिटेशन समझाने में हेल्प कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।